सभी साथियों को मेरा नमस्कार। प्यारे साथियों, जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कक्षा 12 राजस्थान बोर्ड में, हमने अध्याय 13 के अंदर भारत भूगोल में हमने पढ़ा था जनसंख्या वितरण और घनत्व से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि से संबंधित। तो विद्यार्थियों, अभी हमारे देश में लॉकडाउन चल रहा है, जिसके चलते ये ऑनलाइन क्लासें लग रही है और जिसकी वजह से अभी मेरे पास में व्हाइट बोर्ड अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से मैं ये आपको और अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। तो अगर मेरे पास में व्हाइट बोर्ड अवेलेबल होता तो मैं आपको और अच्छे से मानचित्रों के माध्यम से मैं आपको पढ़ा पाता। तो आइए हम पढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर। देखिए, आप सबसे पहले आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ सके, मैं आपको और अच्छे से पढ़ा सकूं। देखिए, जनसंख्या वृद्धि से बात करते हैं। देखो, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं कि दो समय अंतरालों के बीच, दो समय अंतराल यानी एक तो 2001 की जनगणना का समय था और एक 2011 की जनगणना का समय था, तो दो समय अंतराल हो गए। तो दो समय अंतरालों के बीच किसी क्षेत्र विशेष में, मान लो कोई भी क्षेत्र ले लो, उदाहरण के लिए भारत देश ही ले लो आप, है ना। तो दो समय अंतरालों के बीच किसी क्षेत्र विशेष में जो निवास करने वाले लोग हैं, यानी हमारे भारत में 2001 में जनसंख्या कितनी थी? 102 करोड़ थी, जो कि जनसंख्या 2011 में बढ़ करके 121 करोड़ हो गई। तो अब इसमें बात क्या रही है कि दो समय अंतरालों के बीच किसी क्षेत्र विशेष में जो निवास करने वाले लोग हैं, उनकी संख्या में परिवर्तन, यानी लोगों की संख्या बढ़ चुकी है। 102 करोड़ से 121 करोड़ हो गई है। तो लोगों की संख्या में परिवर्तन होना, लोगों की संख्या में वृद्धि होना या लोगों की संख्या का बढ़ना जनसंख्या वृद्धि कहलाएगा। ये आपको पता होना चाहिए जनसंख्या वृद्धि का। अब देखो, दूसरी बात इसमें क्या रही है कि जनसंख्या वृद्धि में भी क्वेश्चन बन रहा है कि जनसंख्या में एक होती है धनात्मक और एक होती है ऋणात्मक। अब धनात्मक वृद्धि किसे कहते हैं कि जैसे भी मान लो दो समय अंतरालों के बीच, दो समय अंतरालों के बीच अभी किसी क्षेत्र विशेष में जो निवास करने वाले लोग हैं, उन्हीं के थ्रू बता रहा हूं कि दो समय अंतरालों के बीच अगर मान लो जन्म जो दर है, जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो और उस देश में जो जनसंख्या है वो अन्य देशों से प्रवास करके आ जाए, यानी उस देश में जो जनसंख्या है या उस क्षेत्र में जो जनसंख्या है वो अन्य देशों से प्रवास करके वहां स्थायी रूप से बस जाए, तो वो वहां की धनात्मक वृद्धि कहलाएगी। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं कि जैसे भारत देश में, अब भारत देश में मान लो दूसरे देशों से लोग प्रवास करके भारत में अगर स्थायी रूप से बस जाएंगे, तो क्या होगा, यहाँ जो जनसंख्या है वो धनात्मक यानी प्लस धनात्मक यहाँ वृद्धि बढ़ती जाएगी और इसी को हम धनात्मक वृद्धि कहते हैं। और अब देखो दूसरी बात क्या आ रही है, ऋणात्मक वृद्धि दर। तो ऋणात्मक वृद्धि दर किसे कहते हैं? वही बात आ रही है कि दो समय अंतरालों के बीच, दो समय अंतरालों के बीच यदि किसी क्षेत्र की जो जनसंख्या है उसमें मतलब कि जनसंख्या में वृद्धि की बजाय अगर जनसंख्या में कमी आ जाए, जनसंख्या में वृद्धि की बजाय क्या जाए, जनसंख्या में कमी आ जाए और लोग उस स्थान को छोड़ करके अन्य देशों की ओर प्रवास कर जाए, लोग उस स्थान को छोड़ करके या उस देश को छोड़ करके अन्य देश की ओर प्रवास कर जाए, तो वो कहलाएगी ऋणात्मक वृद्धि दर। क्या कहलाएगी? ऋणात्मक वृद्धि दर। अब देखो, प्रवास जो होता है ना, प्रवास का मतलब होता है जनसंख्या का स्थानांतरण, यानी लोग किसी न किसी कारण अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, आपको पता है कि रोजगार के साधनों के लिए, बेहतर सुविधाओं के लिए क्या कर जाते हैं? प्रवास कर जाते हैं, यानी एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान की ओर चले जाते हैं। अब देखो, यहां मैं जनसंख्या वृद्धि से संबंधित बता रहा हूं। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि भारत में जो जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो हमने पढ़ा था कि भारत की जो पहली जनगणना हुई थी, भारत में प्रथम जनगणना जो हुई थी वो 1872 में हुई थी, परंतु वो आपको पता है कि प्रथम जनगणना थी वो क्रमबद्ध नहीं थी। 1872 में जो प्रथम जनगणना हुई थी वो लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, परंतु 1881 में हमारे भारत देश में क्रमबद्ध जनगणना हुई थी। उसके बाद में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में हमारे भारत में जनगणना करवाई गई है। लॉर्ड रिपन, उस समय लॉर्ड रिपन का शासन चल रहा था। और देखो, एक भूगोलवेत्ता है, हमारे सिलेबस के अनुसार ही पढ़ा रहा हूं, राजस्थान बोर्ड से संबंधित। अब देखिए, एक मोरलैंड नामक भूगोलवेत्ता थे, मोरलैंड नामक एक भूगोलवेत्ता थे। उन्होंने जो भारत की जनसंख्या है वो 17वीं शताब्दी में, यानी 17वीं शताब्दी में भारत की जो जनसंख्या है वो बताई थी 10 करोड़। कितनी बताई थी? भारत की जनसंख्या 10 करोड़ का उन्होंने अनुमान बताया था। अब देखिए कि अगर बात 17वीं शताब्दी की आती है ना, तो 17वीं शताब्दी में जो भारत जो था वो विश्व के विकसित देशों की श्रेणी में आता था। विश्व में उस समय हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी 17वीं शताब्दी में। अब देखो बात आगे क्या रही है
कि देखो हमारे सिलेबस के अनुसार सन 1874 और 75 में 1874 और 75 के अंदर आपको पता है भारत में एक संसदीय प्रपत्र था, संसदीय प्रपत्र बनाया गया। उस प्रपत्र में आपको पता है कि भारत की जो जनसंख्या थी, भारत की जनसंख्या 23.8 करोड़ उसमें लिखी हुई थी, यानी उसमें उद्ग्रथ थी। अब देखिए उसके बाद में मैं आपको बताना चाह रहा हूं, देखिए कि जनसंख्या वृद्धि में, देखो जनसंख्या वृद्धि में दो मतलब कि तीन महत्वपूर्ण टॉपिक है इसी हमारे सिलेबस के अनुसार। देखिए पहला तो है जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर और तीसरा है प्राकृतिक वृद्धि दर। तो देखिए जन्म दर किसे कहते हैं, मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूं। जैसे देखो जन्म दर किसे कहते हैं, जैसे किसी देश या क्षेत्र में, मान लो कोई भी देश ले लो, उदाहरण के लिए हमारा भारत देश ले लो या कोई दूसरा देश ले लो, या उदाहरण के लिए मान लो कोई क्षेत्र ले लो, कोई भी क्षेत्र ले सकते हो आप। तो जन्म दर किसे कहते हैं कि किसी देश या क्षेत्र में प्रति 1000 व्यक्तियों पर, किसी देश या क्षेत्र में प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में जन्म लेने वाले, एक वर्ष में जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसको अपन अच्छे से और कैसे समझे, तो मैं आपको इसके बारे में बता सकता हूं कि मान लो कोई भी देश ले लो, कोई किसी देश या क्षेत्र में प्रति 1000 जो व्यक्ति है, प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में जो जन्म लेने वाले जो जीवित बच्चे हैं उनकी संख्या को हम जन्म दर कहते हैं। अब देखो जैसे मैं उदाहरण देता हूं, आप कोई जैसे मान लो एक एक्स है, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, उदाहरण के लिए मान लो एक एक्स देश है, एक्स बराबर यानी एक्स एक देश, एक्स मतलब एक देश का नाम है, एक्स देश की जो जनसंख्या है, चाहे आप एक्स ले लो, ए बराबर ले लो, तो उस ए बराबर एक देश है, उसकी जनसंख्या जो है, उसकी जनसंख्या वर्ष के प्रारंभ में उसकी जनसंख्या मान लो 10,000 थी और उसी वर्ष के अंत में उसकी जनसंख्या कितनी हो गई, 20,000 हो गई। कितनी हो गई, 20,000। तो अब यहां बात आ रही है कि हमें अगर जन्म दर निकालनी है तो हमें पहले औसत जनसंख्या निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, औसत जनसंख्या निकालनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस देश के अंदर उसी समय या उसी वर्ष की जो अवधि चल रही है, जिस समय हमें जन्म दर निकालनी है, उसी समय की आपको पता है जनसंख्या निकालनी पड़ेगी, औसत जनसंख्या। तो उस वर्ष के प्रारंभ की जनसंख्या, तो प्रारंभ की जनसंख्या मैंने आपको बताई 10,000 और उसी वर्ष के अंत की जनसंख्या, उसी वर्ष के अंत की जनसंख्या कितनी हो गई, 20,000। दोनों को जोड़ दीजिए, 20,000 में अगर अपन प्लस कर देते हैं 10,000 तो कितने हो गए, 30,000। अब 30,000 में अपन 2 का भाग लगा देंगे तो कितने आ जाएंगे, 2 का भाग लगा देंगे तो उसमें आ जाएंगे 15,000। तो ये क्या निकल गई, ये निकल गई औसत जनसंख्या। क्या निकल गई, औसत जनसंख्या। यानी इसका सूत्र क्या हो गया, वर्ष के प्रारंभ की जनसंख्या प्लस वर्ष के अंत की जनसंख्या और उसमें 2 का भाग लगा दीजिए तो ये औसत जनसंख्या निकल गई। अब हमें जन्म दर निकालनी है, तो जन्म दर निकालने का भी क्या है इसका सूत्र, कि अभी मैंने आपको बताया, जैसे उदाहरण के लिए अभी मैंने आपको प्रश्न बताया नहीं है कि किसी ए बराबर एक देश का नाम है जिसकी प्रारंभ की जनसंख्या कितनी है, वर्ष के प्रारंभ में, जैसे उदाहरण के लिए वर्ष ले लो 2011, उदाहरण के लिए वर्ष 2011 में वर्ष के प्रारंभ की जनसंख्या 10,000, वर्ष के अंत की जनसंख्या कितनी है, 20,000। तो अब इसमें उसी वर्ष में यानी 2011 वर्ष में ही जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं, जो जीवित बच्चों की संख्या है, या वर्ष भर जो जीवित बच्चों की संख्या है वो 1000 बच्चों पर कितनी है, 900 शिशु, 900 बच्चे हैं। तो उस वर्ष का हमें क्या निकालना है, जन्म दर निकालना है। तो इसके लिए मैं भी आपको बता रहा हूं कि इसका जो जन्म दर है उसको अपन कैसे निकालेंगे। जैसे उदाहरण के लिए इसका सूत्र हो जाएगा कि जीवित जो बच्चों की संख्या है, जो जीवित जन्म की संख्या, जीवित जन्म की संख्या कितनी है, 900 है, और अपन ने अभी औसत जनसंख्या कितने निकाली थी, यानी उस क्षेत्र की, उस समय की, उस अवधि की औसत जनसंख्या निकाली अपन ने 15,000। तो अब इनटू क्या कर देंगे, 1000 कर देंगे, 900 बटावा 15,000 इंटू हो जाएगा 1000। तो अब 1000 में 3 जीरो है, तो 3 जीरो और नीचे कितने, नीचे जनसंख्या 15,000, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गए ना। अब बचे कितने, 15। तो 15 है तो ऊपर कितने हैं, ऊपर है 900। तो 900 में क्या करेंगे अपन, 15 को 6 से 6 बार बोलो, 15 6 90, यानी 15 के पहाड़ी को 6 बार बोलेंगे तो 90 आ जाएंगे। और फिर आपको पता है कि 1 जीरो और बच जाएगा, तो 6 के आगे 1 जीरो लगा दीजिए तो कितने हो गए, 60 हो गए। यानी उस 2011 की वर्ष की जो जन्म दर है वो जन्म दर कितनी हो गई, 60 प्रति हजार। कितनी हो गई, 60 प्रति हजार। यानी मैं आपको एक
अभी बोर्ड नहीं है, मैं आपको और अच्छे से पढ़ा सकता हूं, यानी और अच्छे से आपको समझा सकता हूं। तो उस वर्ष की जो जन्म दर आ गई है वो आ गई है 60 प्रति हजार। तो इस तरह से हम अपन जन्म दर निकाल सकते हैं। अब देखो यहां, अब मैं आपको बता रहा हूं इसी तरह से देखो अगली जो परिभाषा है वो भी ऐसे ही है, आप ऐसा लोड मत लीजिए। जैसे मृत्यु दर है, जैसे मान लो किसी देश या क्षेत्र में, अभी इसकी जो परिभाषा बताई ना जन्म दर की, वैसे ही मृत्यु दर की परिभाषा है। किसी देश या क्षेत्र में प्रति हजार व्यक्तियों पर, किसी देश या क्षेत्र में, किसी देश या क्षेत्र में प्रति हजार व्यक्तियों पर एक वर्ष में मरने वाले बच्चों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। अब देखो दोनों परिभाषाएं सेम है, वहां जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या है और यहां मरने वाले बच्चों की संख्या है, तो इसे हम मृत्यु दर कह देंगे। देखो जैसे भी मैंने आपको जन्म दर का बताया कि किस तरह से निकालते हैं, वैसे हमारे मतलब कि सिलेबस के अनुसार इसकी मतलब सूत्र के अनुसार नहीं दिया गया है, परंतु फिर भी मैंने आपको समझाने का तरीका बताने के लिए मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए यहां अगली बात क्या आ रही है कि जो मैंने आपको बताया था प्राकृतिक वृद्धि दर, यानी कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर किसे कहते हैं। अब देखो कि दो समय अंतराल के बीच, अब दो समय अंतराल कौन से हैं, 2001 का समय और 2011 का समय। तो दो समय अंतराल हो गए, 2001 का समय हो गया और एक 2011 का समय हो गया। तो दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर और जो मृत्यु दर होती है, जन्म दर और मृत्यु दर का जो अंतर होता है, जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को, या मान लो जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर से, जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर से जो बढ़ने वाली जनसंख्या है, जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर से बढ़ने वाली जो जनसंख्या है उसको हम प्राकृतिक वृद्धि दर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, प्राकृतिक वृद्धि दर। यानी 2001 से लेकर के 2011 के बीच में जो जन्म दर और मृत्यु दर से जो भी जनसंख्या बढ़ी है, जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर से बढ़ने वाली जो जनसंख्या बढ़ी है उसको अपन प्राकृतिक वृद्धि दर कह सकते हैं। देखो प्राकृतिक वृद्धि को भी मैं आपको समझा सकता हूं, अभी मैं आपको समझाऊंगा। अब देखो यहां बात आ रही है कि अभी अपन ने पढ़ा जन्म दर, मृत्यु दर, प्राकृतिक वृद्धि दर। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत में किस दशक में जन्म दर सबसे ज्यादा रही है, जन्म दर किस दशक में सबसे ज्यादा रही है। अब आप देख लो कि 1901 से लेकर के 2011 की जनगणना के बीच में अगर अपन देखें तो 1971 की जनगणना, यानी 1971 की जो जनगणना है उसमें आपको पता होना चाहिए कि जो 10 की वृद्धि दर रही है वो 24.80% रही है। कितनी रही है, सबसे ज्यादा, यानी 1971 में सबसे ज्यादा आपको पता है कि हमें वृद्धि दर देखने को मिली है जो कि 24.80% रही है। अगर हम ऋणात्मक की बात करें, यानी कि किस जनगणना दशक में हमारे भारत की जो जनसंख्या वो ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई, ऋणात्मक यानी उसमें कमी देखने को मिली, यानी आपको पता है कि माइनस में आ गई, यानी ऋणात्मक देखने को मिली, वो आपको पता है जनगणना का दशक था 1911 से लेकर के 21 में। आपको पता है कि हमारी जो भारत की जो जनसंख्या है उसमें ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी -0.31%, -0.31%। और ये तो मैं आपको 10 की वृद्धि दर बता रहा हूं, यानी कि ये तो ऋणात्मक में 10 की है, सबसे ज्यादा रही है 1971 में और सबसे कम रही है 1921 में। अगर अपन बात करें वार्षिक वृद्धि दर की बात करें तो आप ये देख सकते हो कि मतलब कि 2011 में आपको पता है कि जो भारत की जो वार्षिक वृद्धि दर रही है वो 1.64% रही है। कितनी, 1.64%। और 10 की वृद्धि दर की बात करें तो 17.64% रही है। और 2001 के आंकड़ों को देखें तो 2001 के आंकड़ों के अनुसार हमारे भारत की ये जो वार्षिक वृद्धि दर है वो 1.95% है। कितनी है, 1.95% है। तो इसके बारे में हमारे को पता होना चाहिए। अब देखो मैं बताता हूं कि ये जो जन्म दर है या मान लो मृत्यु दर है, तो 1901 से लेकर के अगर अपन 2011 की अगर बात करें तो अभी मैंने आपको बताया कि हमारे भारत में सबसे कम जो जनसंख्या की वृद्धि दर दर्ज की गई है 1921 के अंदर, जो कि -0.31% रही है 1911 से 21 के बीच में। अब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि भारत में पिछले, आपको पता है कि 1901 से 2011 की जनगणना के दशकों में अगर अपन देखें तो जन्म दर और मृत्यु दर और प्राकृतिक वृद्धि दर की, तो सबसे कम प्राकृतिक वृद्धि दर्ज की गई है 1921 की जनगणना में। यानी 1921 के दशक में हमारे भारत की जो प्राकृतिक वृद्धि दर है वो रही है मात्र 1। यानी आपको पता है कि 1921 में जो जन्म दर थी वो आपको बताना चाहिए कि प्रति हजार व्यक्तियों पर एक वर्ष में जो जीवित या एक वर्ष में जन्म लेने वाले जो बच्चों की संख्या थी वो 1921 में कितनी थी, 48 थी। और मृत्यु दर कितनी थी, 47। तो 48 में से 47 घटा दीजिए आप तो कितने हो गए,
1 आ जाएगा, यानी वो हो गई क्या, वो निकल गई प्राकृतिक वृद्धि दर। तो प्राकृतिक वृद्धि दर निकालने के लिए हमें क्या करना है, जन्म दर और माइनस मृत्यु दर दोनों को घटाने से क्या निकल जाएगी, प्राकृतिक वृद्धि दर। तो इसी तरह से अगर अपन बात करें कि भारत में किस दशकीय वृद्धि दर में आपको पता है कि सबसे ज्यादा हमारे को क्या देखने को मिली है, जन्म दर देखने को मिली है। तो मैंने अभी आपको बताया कि कम में अगर अपन ने देखे तो 1921 की बात की, और सबसे अगर अधिक की बात करें तो आप ये देख सकते हो कि हमारे भारत में सबसे ज्यादा बढ़ी 1981 में, 1981 में आपको पता है कि भारत की जो जन्म दर थी वो थी 23। और 23 कैसे रही, क्योंकि इस वर्ष में आपको बताना चाहिए कि इस दशक में जो आपको पता है कि जो जन्म दर थी वो जन्म दर थी 38, जन्म दर थी 38, और जो मृत्यु दर थी वो थी 15, यानी जन्म दर माइनस मृत्यु दर तो घटाएंगे तो कितने आ गए, 23। यानी इस समय आपको पता है कि सबसे ज्यादा आपको पता है क्या रही है, वो रही है आपकी जन्म दर। अब देखो मैं अगर आपको बताऊं, अगर 2011 की अगर अपन तुलना करें, 2011 के आंकड़ों को अगर अपन पढ़ें तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार जो 2011 में आपको पता है कि जो जन्म दर थी कितनी, 1000 व्यक्तियों पर आपको पता है कि जो बच्चे हैं जन्म लेने वाले, तो एक वर्ष में उनकी संख्या थी कितनी, उनकी संख्या थी मात्र 23, मतलब कि 23। जन्म दर थी कितनी, 1000 व्यक्तियों पर जीवित बच्चों की संख्या थी 23, और मृत्यु दर कितनी थी, मृत्यु दर थी 7। तो आप देख लीजिए जन्म दर में से मृत्यु दर घटा दीजिए, यानी 23 में से 7 घटा दीजिए तो कितने बचेंगे, तो बचेंगे आपके 16। ये क्या कहलाएगी, ये 16 कहलाएगी आपकी प्राकृतिक वृद्धि दर। क्या कहलाएगी, प्राकृतिक वृद्धि दर। अब देखो, अब अपन पढ़ते हैं, देखो अगर जनसंख्या वृद्धि की बात आ रही है, ये तो आपको भी पता है, आपने 6वीं से 8वीं 9वीं की किताबों में पढ़ा है कि जब से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी 18वीं शताब्दी में, तब से आपको पता है कि देश के अंदर आपको पता है जनसंख्या में हमें उत्तरोत्तर वृद्धि देखने को मिली है, यानी जनसंख्या उसी समय से बढ़ने लगी है, और क्योंकि बेहतर सुविधाओं का विकास हुआ। अब देखिए चिकित्सा व स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं में सुधार हुआ। अब देखो, अब अपन पढ़ते हैं जनसंख्या वृद्धि के काल। देखो 1901 से लेकर के 21 का समय, मैं आपको जनसंख्या वृद्धि के काल बता रहा हूं, और अगर वृद्धि के काल बताऊं उससे पहले एक चीज और बताना चाहता हूं। जैसे भी मान लो हमने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा था कि आज दुनिया में आपको पता है कि जो टॉप 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश है, वहां जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से बढ़ रही है, और जनसंख्या वृद्धि बढ़ने से आपको पता है वही भूखमरी, बेरोजगारी, कुपोषण जैसी स्थिति पैदा हो रही है। भारत जैसे विकासशील देशों में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। जैसे अपन ने पढ़ा था कौन कौन सा, चीन है, भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, इंडोनेशिया है, ब्राजील है, पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान है, नाइजीरिया है, जापान है, बांग्लादेश है ना, रूस है। इनके बारे में अपन ने अध्ययन किया था, जहां जनसंख्या बहुत ही अधिक है और इन देशों में तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ रही है। अब देखो मंद वृद्धि का काल पढ़ते हैं। मंद वृद्धि का काल में देखो 1901 से लेकर के 1921 का समय। देखो इस समय क्या हुआ था कि हमारे भारत की जो जनसंख्या थी उसकी जो गति थी वो बहुत धीमी थी। यानी जनसंख्या की जो गति थी वो इतनी धीमी क्यों थी, क्योंकि आपको पता है कि इस समय ये भी आपको पता है कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, युद्ध के कारण है, या मान लो अकाल के कारण है, महामारी है, या मान लो उदाहरण के लिए इस समय क्या हुआ, देश में सूखा पड़ने के कारण अन्न की कमी आ गई। तो अन्न की कमी के कारण क्या हुआ कि जन्म दर तो ऊंची थी, उच्च जन्म दर थी, तो मृत्यु दर भी क्या थी, मृत्यु दर भी क्या थी, उच्च थी। तो मृत्यु दर अधिक होने के कारण आपको पता है कि जनसंख्या जो थी वो ऋणात्मक दर्ज की गई, यानी जनसंख्या में नकारात्मक रही। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1901 से लेकर के 21 के समय हमारे भारत में जो जनसंख्या है वो 0.27% की दर से बढ़ी, 0.27% की दर से बढ़ी, जो कि जनसंख्या 23 करोड़ से कितनी हो गई, 23.84 करोड़ से बढ़ करके कितनी हो गई, 25 करोड़ हो गई है। कितनी हो गई 1901 से 21 में, कितनी हो गई, 25 करोड़ हो गई है। अब देखो उसके बाद में मैं आपको बताना चाहता हूं स्थिर वृद्धि का काल। स्थिर वृद्धि यानी आपको पता है इस समय जनसंख्या स्थिर वृद्धि के रूप में जानी जाती है। 1921 से लेकर के 51 के समय को स्थिर वृद्धि का काल कहा जाता है। अब देखो मैं आपको बताना चाहता हूं 1921 को आपको पता है कि हमारे भारत में प्रथम महान जनांकीय विभाजन कहते हैं, प्रथम महान जनांकीय विभाजन के नाम से जाना जाता है। मतलब कि इसको प्रथम महान जनांकीय विभाजन क्यों कहते हैं, इसके पीछे कारण यह है कि ये जो समय था ना, इसके बाद में भारत की जनसंख्या निरंतर बढ़ती गई, यानी भारत की जनसंख्या आपको पता है कि निरंतर बढ़ती गई है, यानी आपको पता है कि जनसंख्या में कोई कमी देखने को नहीं मिली है। अब आपको पता है कि ऐसा क्यों हुआ, यानी इस समय आपको पता है कि हमारे देश के अंदर क्या हुआ कि जो चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं उसमें कुछ सुधार हुआ, और गरीबी मतलब कि जो अकाल वगैरह है, महामारी है ना,
अकाल महामारी पर कुछ हद तक आपको पता है नियंत्रण हो गया, जिसकी वजह से जनसंख्या आपको पता है बढ़ने लगी। 1921 से 51 के बीच में आपको पता है अगर अपन जनसंख्या देखें तो वो जनसंख्या अभी अपन ने पिछली जो दशक में अपन ने पढ़ा था 1901 से लेकर के 21 में, उस समय आपको पता है जनसंख्या 25 करोड़ थी। वो जनसंख्या 25 करोड़ से बढ़कर के 36 करोड़ हो गई। यानी आप देख लो 1921 से लेकर के 51 के बीच में पिछले 3 दशक में आपको पता है कि मतलब कि 3 दशक यानी 30 वर्षों में जनसंख्या 11 करोड़ बढ़ी। जनसंख्या कितनी बढ़ी? 11 करोड़। 11 करोड़ की जनसंख्या में वृद्धि हुई, और जो जनसंख्या की जो वृद्धि हुई वो आप देख लो कि 1.5% यानी 1.45% की दर से जनसंख्या बढ़ी। 1.45 की प्रतिशत की दर से जनसंख्या बढ़ी। और अब देखो अगर इसके बाद में अपन और भी आगे पढ़ेंगे, परंतु अभी अगले टॉपिक में मैं आपको इसी टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को मेरा धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।